तो कल खातों के बारे में, अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज मतलब अकाउंट्स की जो बैंक सुविधा उपलब्ध कराता है अपने कस्टमर्स के लिए, डिपॉजिट अकाउंट्स वो डिस्कस हो गया था। अब देख लें कि एक बैंक का क्या दूसरे बैंक में भी खाता होता है कि नहीं, अकाउंट होता है कि नहीं। एक बार जिक्र किया था मैंने कि मान लीजिए छोटी बैंकें होती हैं, उनमें अगर कैश ख़त्म हो जाता है तो बड़ी बैंकों से उधार लेते हैं, ठीक है, कि प्लीज़ थोड़ा सा पैसा दे दीजिए कि हमारी बैंक में कैश ख़त्म हो गया और कस्टमर खड़े हैं, उनको ज़रूरी चाहिए, तो एक दिन के लिए ही वो उधार लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि उधार ले लिया और चलो आप दे देना कल, उसके लिए भी क्या होता है, एक खाता होता है, ठीक है। लेखा जोखा तो लिखना पड़ेगा ना, वरना ऐसे आज किसी बैंक ने 20 लाख रुपया ले लिया और फिर कल को बोला हमने कहाँ लिया, बताइए कहाँ लिया। कह रहे देखो CCTV कैमरे में तो आए थे लेने के लिए, कह रहे मैं तो अपना निकालने के लिए आया था। कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो बैंक वाला है, उसके पास भी इतनी पावर है कि वो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो सिस्टम में है। तो इसलिए इस सब का रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। तो एक बैंक दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करती है, ठीक है। तो इंटर बैंक अकाउंट को पढ़ लेंगे आज। इंटर बैंक अकाउंट, अंतर बैंक खाता। अंतर बैंक खाता, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब आवश्यकता क्यों, ठीक है। इंटर बैंक अकाउंट की आवश्यकता क्यों, क्योंकि विभिन्न बैंकों के करोड़ों खाताधारियां हैं, ठीक है भाई। न जाने कितने बैंक है कि न जाने कितने उनके कस्टमर्स हैं। मैं तो मानता हूं कि कुछ ही लोग ऐसे छुट्टे होंगे जिनका खाता बैंक में ना हो, पैसे भले ही ना हो पर खाता तो है कि नहीं। आप लोगों में से कितने लोग के खाते नहीं है बैंक में, अभी तक मुंह ही नहीं देखा बैंक का, ऐसा है कोई? अच्छा, अभी तक बैंक में खाता नहीं है, वजीफा नहीं मिलता क्या बेटा, स्कॉलरशिप? हाँ, तो फिर ये क्या कह रहे कि नहीं खुला था ना, बेवकूफ़। हाँ, अरे तो खुला है ना खाता, कभी खुला। मैंने तो पहले ही बोल दिया अगर ना हो पैसा वो बात अलग है जी। तो ये क्या है कि जितने भी बैंक है वो अपने करोड़ों खाताधारियों के बीच कम से कम एक बैलेंस बनाने के लिए, एक धन के अंतर को जो है सुचारू बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने जो है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने बैंक में अपना 1 लाख या 2 लाख जितना भी जमा किया है और आप उसको ज़रूरत के समय निकालने गए और कभी ऐसा बैंक ने कहा सॉरी आपका पैसा आगे नहीं मिल सकता जी, कि कैश ख़त्म हो गया, तो क्या मेरा पैसा है दो। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बैंक ने मना करे कि नहीं यार प्लीज़ आज जो है आपका पैसा रामू काका ले गए, कल आपको मिल जाएगा, बैलेंस होगा। तो ऐसा तो नहीं होता। ऐसा अगर होने लगे तो बवाल हो जाएगा कि नहीं, पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी नहीं। धरना प्रदर्शन, भाई किसी व्यक्ति ने पैसा जोड़ के रखा अपने बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर में लेके आएंगे तो हो सकता है चोर लुटेरे अपना ताक में रहते हैं कि इनके यहाँ प्रोग्राम है तो माल होगा, तो क्यों ना उसी दिन निकाले, हो सकता है 1 दिन पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आप बैंक में गए तो बैंक वाले ने कहा, आपने बोला कि मुझे जो है 2 लाख रुपए निकालना है, आवश्यकता है, तो बैंक वाले ने कहा कि आप थोड़ा लेट हो गए, अभी जो है रामू काका निकाल के ले गए, अब बैंक में बचा नहीं कुछ। तो क्या बैंक से क्या मतलब, मेरे खाते में तो है और मैंने जमा किया था यहाँ,
ऐसे में अगर बैंक पैसा नहीं दे तो बवाल होगा कि नहीं? पूरी तरह से हो जाएगा। उसके घर पे बारात आने वाली है और तुम उसको पैसा नहीं दे रहे, तो ऐसे कि अभी तक तो हुआ नहीं किसी के साथ, ठीक है। ऐसे में क्या है, इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटर बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ी। इंटर बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ी, मतलब विभिन्न बैंकों के करोड़ों खाताधारियों के बीच। आप इसमें लिखेंगे विभिन्न बैंकों के करोड़ों खाताधारियों के बीच क्या है, धन के अंतर को सुचारू रूप से चलाने या बनाए रखने हेतु अंतर बैंक खाता की आवश्यकता पड़ी। अब धन के अंतर को सुचारू रूप में बनाए रखने के लिए बैंक क्या करता है? तो बैंक क्या करता है, ये उपाय क्या ढूंढता है इसके? तो क्या करता है, प्रत्येक बैंक दूसरे बैंक में एक खाता खोलता है, ठीक है, यही तो करता ना। प्रत्येक बैंक में, समझे इस बात का मतलब हर कोई बैंक हर एक बैंक में, ठीक है। मान लीजिए ऐसा थोड़ी ना कि जैसे मान लीजिए आपका एक स्थानीय बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसको अचानक से पैसे की नीड पड़ी और उसने बात की कि मान लीजिए किसी पीएनबी बैंक से बात की कि भाई हमें जो है पैसा दे दीजिए। पीएनबी कहता मेरे पास भी कुछ नहीं है यार आज। तो फिर वो ऐसे थोड़ी ना कि बैठा रहेगा, फिर वो सोचेगा कि ऐसे वैसे ले लो मामला, नहीं। तो यही होगा कि प्रत्येक बैंक में अपना जमा खाता खोलता है। जमा खाता खोलता है, बताए थे ना जमा खाते कौन से होते हैं। और ये जमा खाता कैसा खाता होता है? चालू खाता। चालू खाता समझे कि नहीं चीज को? ये नहीं कि सेविंग अकाउंट नहीं होता है, एक करंट अकाउंट होता है। जब पैसा डालो, जब पैसा फिर निकाल लो, ठीक है। बचत खाते सेविंग अकाउंट्स में क्या हो जाता, आप अगर एक लिमिट के बाद पैसा निकालोगे तो आपको जो है मैसेज आने लगेगा कि नहीं आपकी हद पार हो गई है, अब नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक लिमिट बंदी होती कि नहीं। आप जब पैसा निकालने के लिए जाओगे एटीएम से, आपने सोचा कि आज जो है पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ जी, एटीएम हाथ लग गया, पिन भी हाथ लग गया अपने दोस्त का कि आज इसका पैसा उड़ा देते हैं, निकाल लेते हैं। तो एक लिमिट के बाद जो है आपका पैसा नहीं निकलता ना, मना कर देते हैं कि नहीं
आज की आपकी हद पूरी हो गई है, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, चालू खाते में ऐसा है, चालू खाते में ऐसा नहीं है, कितना पैसा डाल लो एक दिन में कितना ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विभिन्न बैंकों के करोड़ों खातेदारियों के बीच क्या करना, धन के अंतर को सुचारू रूप में बनाए रखने के लिए क्या करता है बैंक? बैंक करता है इसके लिए प्रत्येक बैंक में अपना एक जमा खाता खोलता है। ठीक है, और ये जमा खाता कैसा होता है? चालू खाता होता है। ठीक है, और इसी चालू खाते को क्या बोलते हैं हम? अंतर बैंक खाता। यही तो हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? अंतर बैंक खाता। इसी को अंतर बैंक खाता कहते हैं, इसी को अंतर बैंक खाता कहते हैं। और इस खाते में जमा राशि को क्या बोलेंगे? इस खाते में जमा राशि मैंने कहा नाम से जानी जाती हैं, तो अंतर बैंक जमा राशि यही तो बोलेंगे ना। और यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इस बैंक खाते में जमा राशि को क्या बोलेंगे? इस बैंक खाते में जमा, कहीं पार तो नहीं हो गए हम बॉर्डर लाइन से? इस बैंक खाते में जमा राशि को क्या बोलेंगे भाई? बताइए, अरे बोलो, बस बस बस, यही आपका हुनर जो है ना, बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी सवाल पूछे तो सब लोग मिनमिनाना शुरू कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ, और मैं समझ जाता हूँ कि यही सही होगा। फिर आपका भी पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि यही सही था, देखो हमने बताया। चलो, ये तो हो गया कि अंतर बैंक खाता, या इस बैंक खाते में जमा राशि को हम क्या बोलेंगे? अंतर बैंक जमा राशि। और इसकी देयता को क्या बोलेंगे? इसकी देयता को बोलो भाई, अंतर बैंक देयता कहेंगे। ठीक है, आखिरी शब्द बोल दिया करो भाई, मैं समझ जा करूँ कि हाँ है, कुछ करंट है। अंतर बैंक देयता, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इंटर बैंक लायबिलिटी। ठीक है, हाँ, इंटर बैंक लायबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? IBL। IPL नहीं बेटा, IBL। ठीक है, IBL। तो पूरा खेल समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्लियर है? टफ तो नहीं लग रहा कि बहुत टफ है? नोट्स में इसको पढ़ के देखना, तोते उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चला क्या हो गया ये। और आसान नहीं, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया, इससे आसान
मुझसे तो खैर नहीं हो सकता, बाकी कोई और कर दे तो आप जैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि जैसे आपसे पूछा अंतर बैंक खाता क्या है, तो बस वो लेन देन जो होता है ना बैंकों के बीच में, वही है। मुदित तो इस टाइप के बताएंगे कि आप नहीं जानते हो इसके बारे में, कि बताओ तो, अरे वो बैंकों के बीच लेन देन होता ना, वही है खाता। किस हाँ सर ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, आवश्यकता क्या हो मतलब इसकी? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, ये तो यही तो मेन पॉइंट है। नहीं हाँ, तो कोई ऐसा बच्चा है जो होनहार टाइप का जो बता दे कि इनका क्वेश्चन है कि IVA इंटरबैंक अकाउंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप में से कोई है ऐसा जो बता दे स्पष्ट रूप में कि हम बताएंगे। हाँ बताओ। स्पष्ट रूप से हाँ बिल्कुल बताओ। सारी भाषा में बता। हाँ हाँ, वही तो व्यवहारिक में बताइए। हाँ बताइए। एक बैंक में बहुत से लोगों का मतलब खाता खुला होता है, तो उसमें से कुछ लोग उससे निकालने गए, मान लिया बैंक में वो कि कैश उतना पर्याप्त नहीं था, एक ने तो जाके निकाल लिया। अब दूसरा जो है वह उसने भी अपनी राशि जमा की है, उसको भी जरूरत है उस टाइम पे, तो उस और जमा की तो उसको जरूरत है, तो जब बैंक के पास नहीं तो बैंक दूसरे से लेगा, क्योंकि उसको तो देना भी जरूरी है। हाँ मतलब ये मान लीजिए कुछ के मन में ये बात है कि सवाल ये क्यों खड़ा हुआ, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इनके मन में बात आ रही है। मान लीजिए एक बैंक में जो है 10 लोगों का खाता है, ठीक है, और 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपए जमा किया है नहीं। मान लो कि 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपए जमा किया, अब वो 10 लोग एक ही दिन पहुँच गए कि लाइए 1-1 लाख रुपया, तो बैंक बंद हो जाएगी कि नहीं। इनके दिमाग में ये सवाल आया। तो फिर तो भाई बैंक बंद नहीं होती है। जब बैंक ने वो 10 लाख रुपया लिया आपका, तो वो कहीं लगाया होगा कि नहीं। हो सकता होगा किसी दूसरे बैंक को दिया हो, कहीं भी यूज हुआ होगा कि नहीं। उसने ये तो नहीं कि खाया होगा बैठ करके, निष्क्रिय पूंजी में तो नहीं रखा होगा ना। तो वो जो 10 लाख रुपया है किसी और बैंक को दिया होगा, हो सकता है किसी और बैंक को नीड हो जी। और जैसे ही आप लोग 10 के 10 कस्टमर एक साथ पहुँचे कि हमारा 1-1 लाख रुपया दीजिए अभी, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। अगर बैंक के पास भी नहीं है तो विद इन जितना भी वो डिस्टेंस होगी उतना समय लगेगा, और किसी दूसरे बैंक से जो कि जिसमें उस बैंक का क्या है अंतर बैंक खाता है, उससे कह दे कि हमें जो है आज 10 लाख रुपए कैश की ज़रूरत है, अब भिजवाइए। तो भिजवाएगा नहीं। जब आपने मुसीबत में उसका साथ दिया, वो आपका साथ देगा कि नहीं, तो फट से आ जाएगा कि नहीं, और आपको मिल जाएगा कि नहीं 1-1 लाख रुपया। तो ये व्यवस्था जो है इस बैंक जो अंतर है, धन के अंतर को सुचारू बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। समझे कि नहीं। तो बेटा पहले भी यही बताया था मैंने, इसमें कोई अंतर नहीं किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर आप समझ गए, ये बड़ी खुशी की बात है नहीं। तो अब जान लेना कि आवश्यकता क्यों पड़ी है इंटर बैंक अकाउंट की। ठीक, ये क्या करता है बैंक, प्रत्येक बैंक में एक खाता खोलता है, जमा खाता खोलता है। ये जो जमा खाता है इसको चालू खाता ही बोलते हैं, और यही चालू खाता या जो खाता है ये अंतर बैंक खाता है। अब इस अंतर बैंक खाते में जो राशि जमा है उसको क्या बोलेंगे, अंतर बैंक जमा राशि, ठीक है। और इस बैंक के जो खाता है इसकी देयता को क्या बोलेंगे, अंतर बैंक देयता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो लिख लो इसके बारे में। लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे अंतर बैंक खाता। विभिन्न बैंकों के करोड़ों खाताधारियों के बीच धन के अंतर को सुचारू बनाने के लिए अब ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर बैंक खाता क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और इस पर बैंक की कार्य पद्धति बताइए, तो बेटा किस तरह से जोड़ेंगे एक दूसरे पैरा को,
एक दूसरी लाइन को कैसे जोड़ेंगे वो समझ लेना, यही होगा आपका आंसर राइटिंग, और कुछ थोड़ी ना होगा। और ये ज्ञान की प्राप्ति एक बार में नहीं जो है कि आपने बस पढ़ा और रिवीजन नहीं किया। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे किसी टॉपिक को, कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवीजन नहीं करोगे, तब तक सिनॉप्सिस बनाने की स्थिति में नहीं आओगे, जोड़ ही नहीं पाओगे। रटोगे और रटना बेकार है, रटना मतलब अपना लॉस। स्मार्टनेस दिखाइए जी, आपको यही करना है। यूपीएससी में बहुत कम समय होता है और आपको सारा हुनर उस 3 घंटे में दिखाना होता है। उसी से आपका मूल्यांकन होता है कि बच्चा रॉ मटेरियल है कि नहीं यूपीएससी के लिए। निखारेंगे तो वो ट्रेनिंग में ही, पर कम से कम रॉ मटेरियल भी तो ऐसा हो कि अच्छा हो। तो 3 घंटे में सारा मैनेज करना है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अंतरबैंक खाते की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें क्या लिखाया था पूरा कि विभिन्न बैंकों के करोड़ों खाताधारियों के बीच धन के अंतर को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु, ठीक है, बनाए रखने हेतु। आगे लिखेंगे बनाए रखने हेतु प्रत्येक बैंक, ये बना हाँ बनाने के लिए, बनाए रखने हेतु किसमें क्या अंतर हो गया रे, मतलब वही रटोगे बिल्कुल। हाँ अंतर को आगे बोलो, जो लिखा आपने वो बोल दो मुझे, वहीं से जोड़ दूंगा। बनाने के लिए, अच्छा बनाए रखने हेतु लिख रहा तो ये गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। बनाने के लिए अब यहाँ से जोड़ लेते हैं। प्रत्येक बैंक प्रत्येक दूसरे बैंक में, और स्पष्ट कर लो, प्रत्येक बैंक प्रत्येक दूसरे बैंक में जमा खाता खोलता है, जमा खाता खोलता है, जो प्रायः चालू खाता होता है, जो प्रायः चालू खाता होता है। इन खातों को अंतर बैंक खाता कहते हैं। इन खातों को अंतर बैंक खाता कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, सिनॉप्सिस से मिलता जा रहा है। अब आगे देख लेंगे। और इसमें जमा धनराशि को, और इसमें जमा धनराशि को अंतर बैंक जमा और इससे जुड़ी देयता को, और इससे जुड़ी देयता को क्या बोलते हैं, अंतर बैंक देयता। अंतर बैंक देयता ब्रैकेट में IBL कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब समझ लेंगे, अब इससे आगे की जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ेंगे। IBL, ठीक है। आखिर IBL है क्या?
इंटरबैंक लायबिलिटी, IBL, ठीक। नया हेडिंग डालना, कभी उसी में जो है हाँ सफ़ेदा लगा के फिर दोबारा से लिख दो, फिर आरोप लगाओ कि सर ने ऐसा बोला था। ऐसा हो चुका है ना कई बार। जैसे गुरुजन कुछ और चीज़ बताते हैं और बच्चे कुछ और समझ लेते हैं और फिर जो है धरना प्रदर्शन देते हैं और मुकदमा लिखवा देते हैं। हो गया भाई इतना? ठीक है। तो इंटरबैंक लायबिलिटी, अंतरबैंक देयता। ऐसा अंतरबैंक देयता जो है एक हिस्सा है या अंश है GDTL का, GDTL। अब GDTL क्या है, ठीक है, पता मुझे ना कि GDTL क्या है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें और फुल फॉर्म में आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या हिंदी में? हाँ बताओ सही बता रहे थे, गुनगुना जो रहे थे वही है। सकल मांग और सकल देयता है। मांग और समय देवता। हाँ देवता नहीं होते बेटे देता होता है, ठीक है। हाँ। तो IBL क्या है? इसका ही एक अंश है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि GDTL, अगर GDTL का ये IBL एक अंश है तो इसमें से अलग भी किया जा सकता है कि नहीं? अगर इसका अंश है तो अलग भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने IBL को अलग कर दिया तो GDTL में से IBL अलग कर दिया तो हमको मिलेगा NDTL, नया नहीं, नेट, ठीक है। हाँ NDTL यहाँ लिख दें, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मान लीजिए आपका ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी अगर 105 है, ठीक, और IBL आपका 5 है, तो आपका NDTL कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। CSET भी है, क्वालिफाइंग भले ही हो पर है CSET। अब इसको क्यों बताया आखिर? ये तो क्या हो गया कि एक फॉर्मूला के तहत आपको बता दिया, ठीक है। अब असली चीज़ तो ये है कि पता होना चाहिए ना कि ये आखिर हो क्यों रहा है। सब बेटा यही है जितना अब तक लिखा है ना, ये वही चीज़ है। जैसे ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने किस बैंक से कितना ले लिया था, ठीक है, और कितना आपके पास है टोटल, वो ग्रोस में आएगा कि नहीं, किस बैंक से आपने कितना लिया था। अभी हम बात कर रहे हैं इसी इंटरबैंक अकाउंट में ही चल रहा है मामला, अलग नहीं है। तो आपने किस बैंक से कितना लिया, आपके पास कितना था, वो टोटल। IBL मतलब लायबिलिटी, आपको कितना देना है उस बैंक को, ठीक है,
और बराबर जो बचेगा, जो आपके पास बचेगा वो आपका क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो कि नहीं, ये आपका बचा नहीं। तो मान लीजिए कि GDTL आपका 105 है, IBL 5 है और बचा कितना 100। तो आपकी जो पूंजी है, बैंक की जो पूंजी है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। उस 100 पूंजी को वो आपको किसी दूसरे बैंक को दे भी सकता है कभी, निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। देनदारी कितनी है, लायबिलिटी 5 है, बोले ये तो देना ही है, लिया है उससे उधार तो देना ही है, ठीक है। अब ये क्यों पढ़ा हमने, NDTL की क्या आवश्यकता थी, आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि RBI जो है किसी बैंक के मानकों का निर्धारण करता है तो वह NDTL के सापेक्ष करता है, ठीक है। इस बैंक का NDTL कितना है, समझे कि नहीं। कहने का मतलब कि इसकी औकात कितनी है, हैसियत कितनी है। कोई आपको पैसा देगा उधार तो आपकी औकात दिखेगा कि नहीं, किसकी औकात है कि नहीं वापसी करने की, पता चला सारा पैसा गायब, ठीक है। ऐसा हुआ अभी हमारे पड़ोस में जो है एक ग्रामीण बैंक था, उसके मैनेजर को पता नहीं क्या चुल उठी और उसने जो है बैंक के खाताधारियों का जमा राशि लगभग 1 करोड़ रुपया था और 1 करोड़ रुपया पूरा का पूरा कैश में लेकर के छुमंतर हो गया। मतलब बड़ी बेवकूफ़ी की उसने। भाई आप बैंक मैनेजर हो, 1 करोड़ रुपया आप तो आसानी से कमा ही लोगे अपनी सर्विस में, उससे ज़्यादा ही कमा लोगे ईमानदारी से। और चला गया रातों रात, पता ही नहीं चला, अभी तक आया भी नहीं, विदेश सीधे। हमने कहा बताइए इस सस्ता विजय माल्या हुआ कि नहीं, हाँ था। और कम से कम करता तो ऐसा करता कि घोटाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए। ग्रामीण बैंक का बताइए, धरना प्रदर्शन भी क्या दें गांव वाले, क्या चलो छोड़ो यार, ले उसी का भला हो जाए। ये होती है गांव वाले की मनसा, बड़े मजबूत होते हैं गांव वाले। एक गन्ने का पूरा पेमेंट रुका होता है, अरे चल यार 2-4 गालियाँ सुनाएंगे, कह दो उसी का भला हो जाए। ऐसे सभी नहीं होते, कुछ में ऐसे कमजोरी होते कि मतलब बड़े मुश्किल से जोड़ जोड़ के रखा था। हाँ, मनरेगा कर रहे थे, जोड़ा और अचानक से सारा पैसा गया, समझे, तो उनके लिए भी दिक्कत आ जाती है। खैर इसके बारे में लिख लेंगे, लिख लीजिए इसके बारे में। इंटर बैंक लायबिलिटी, इंटर बैंक लायबिलिटी IBL या अंतर बैंक देयता कॉमा लगा दीजिए, GDTL का ही एक छोटा अंश होता है। GDTL का ही एक छोटा अंश होता है। अब टिप्पणी लिख लेंगे, ठीक है। टिप्पणी या खुलासा NDTL के बारे में, तो लिख ली RBI विभिन्न अनुसूचित बैंकों के विनियमन मानकों का निर्धारण किसके सापेक्ष करता है, NDTL के सापेक्ष करता है।
इसी को आप ये भी बोल सकते हो कि रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ आरबीआई मतलब आरबीआई के विनियम के मापदंड या मानक। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे कि आखिर वो कौन कौन से मानक होते हैं, वो कौन कौन से रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं आरबीआई के, उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। इतना साफ कर दें, हो गया। कितने लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच लिया है? हाँ, डिसाइड कर लिया है, ठीक है। कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है? बस बाकी? अच्छा, क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? हाँ, किसकी? आपका? दोनों का हिस्ट्री है? अरे बहुत बढ़िया। चलो, इतिहास को सीख करके इतिहास बदलने की आप लोग सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। और बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल की, सीधी बात हो चुकी है यूपीएससी से। और कहने कि बाकी जो लोग हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल वगैरह नहीं लें, उनको ऐसे सेलेक्ट कर लिया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। इनसे वो पूछ लिया जाएगा क्या ऑप्शनल है, बस उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शनल आप लोग ना लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें नहीं। गधे टाइप के अब ऑप्शनल ले लो तुम, अब तो काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ आरबीआई के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विद एग्जांपल पढ़ लेंगे। तो एक पढ़ेंगे लेखा, हाँ? मानक समझते हो बेटा? हाँ तो बेटा वही तो है, ये इंग्लिश में अनुवाद है और क्या है, ठीक है। क्या अब उसको समझ नहीं आ रहा था, क्या करें? लेखा उद्घाटन मानक, इसमें क्या समझने वाली बात है? जैसे नाम से लेखा उद्घाटन मानक, मतलब आप खाते को ओपन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या आधार हैं, उस चीज़ को व्यक्त करेंगे आप सीधे सीधे आरबीआई से। तो इसमें आरबीआई ने स्पष्ट कहा बैंकों से, अनुसूचित बैंकों से, कि आप जो है अपने तुलन पत्र से संबंधित सभी तथ्यों को आरबीआई के द्वारा निर्धारित सांचे मानकों के अनुसार व्यक्त करेंगे। क्या आप सीधे स्पष्ट आरबीआई से बताएंगे कि जो आपके तुलन पत्र तो समझा है ना, बैलेंस शीट है नहीं, कितना आना कितना जाना है, इस सब चीज़ के सभी तथ्यों से संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई भी मानक है, उस सब को सीधे आरबीआई से व्यक्त करेंगे, सीधे आरबीआई से बताएंगे, ठीक है। आरबीआई ये भी कहती है कि एनडीटीएल को आप जो है अपनी एक नगद संपत्ति के रूप में व्यक्त करें। एनडीटीएल होना भी चाहिए क्योंकि वो आपके पास है,
आपने लिया है ना अपने कस्टमर से, जहाँ से भी वो आपके पास है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, परिसंपत्ति। और परिसंपत्ति को बताने की ज़रूरत मुझे शायद अब नहीं पड़ेगी, हम लोगों को पता है ना परिसंपत्ति क्या है। एसेट मतलब लेनदारी, यही तो है ना, ठीक है। तो आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। तो लेखा उद्घाटन मानक में आप लोग लिख लेंगे नहीं? या सिनॉप्सिस बना दे पहले, चलो सिनॉप्सिस बना देते हैं कि हम लोग क्या है कि आरबीआई ने अनुसूचित बैंकों को निर्देश दे रखा है कि अपने तुलन पत्र से संबंधित सभी तथ्यों को, ठीक है, तो अपने तुलन पत्र, बैलेंस शीट से संबंधित सभी तथ्यों को, ऊपर की लाइन लिखना तो जरूरी नहीं है ना कि मतलब आरबीआई ने निर्देश दिया है, किसको, लिख लो, तुम लोग देख रहे हो शकल को कि लिख देते तो सही रहता। आरबीआई ने निर्देशित किया है किसको, सभी अनुसूचित बैंकों को कि वो क्या करे, अपने तुलन पत्र या बैलेंस शीट से संबंधित सभी तथ्यों को आरबीआई के द्वारा या आरबीआई द्वारा निर्धारित सांचे आरबीआई के द्वारा निर्धारित सांचे मानकों आरबीआई द्वारा निर्धारित सांचे एवं मानकों के अनुसार व्यक्त करें। के अनुसार व्यक्त करें। एक तो ये निर्देश है, दूसरा ये है कि आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित बैंक एनडीटीएल को अपनी क्या मांगने, बोलो, एनडीटीएल को अपनी परिसंपत्ति एसेट माने। एसेट माने व्यक्त करें। हाँ बताओ सर, एनडीटीएल तो सर देता है, मतलब एनडीटीएल देता है ना नेट, हाँ डिमांड टाइम से, हाँ, तो सर परिसंपत्ति माने। हाँ तो मतलब ऐसे है ना कि जैसे जीडीटीएल है, जीडीटीएल मतलब क्या है, बैंक के लिए तो देता है, आप लोग के लिए तो थोड़ी ना देता है, ये बैंक के लिए है ना। बैंक ने किससे कितना पैसा लिया, कस्टमर का पैसा भी तो जमा है, तो बैंक के लिए कि वो क्या होगी, देता होगा ना, बैंक को देना पड़ेगा ना, ठीक है। किसी दूसरे बैंक से लिया, किसी दूसरे बैंक से लिया इंटर अकाउंट से, तो वो भी उसकी देयता हो गई। तो कुल देयता में से आपने निकाला था ना आईबीएल निकाला था, इंटर बैंक लायबिलिटी, तो जो बची देयता है वही क्या है, एनडीटीएल है, तो उसके बाद मौजूद तो है ना पैसा, तो देता है भले ही, तो आरबीआई कह रही कि कोई बात नहीं, ये देता भले ही है, पर आप इसको क्या मानो, अपनी एसेट मानो, इसको आप अपनी एसेट मानो, क्योंकि आपके पास है वो,
ठीक है, जो आप कह रहे हो वो चीज़ सही है। आप ये कह रहे हो कि ये देनदारी है तो फिर लेनदारी कैसे हो गई, है नहीं? तो हो ही नहीं है, वो कह रहा है मान लो, इसको निर्देश दे रहा है। बैंक भी ये कह रहे हैं कि हमारी देयता है, हम इसको लेनदारी कैसे मान लें कि हम लेंगे, कह रहे नहीं, मानना पड़ेगा। परिसंपत्ति मतलब क्या है, अगर ये एक्टिव है तो पैसा देगी, तो इससे क्या होगा, लेनदारी तो बढ़ेगी ना। तो वो यही कह रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा है कि आप इसको, ये है कि लेनदारी को आप देनदारी मानो या देनदारी को लेनदारी, नहीं। वो ये कह रहा है कि आप जो है, जो आपकी NDTL है, जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, इसको आप एज ए परिसंपत्ति एसेट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपके पास है मौजूद। नहीं होती तो बात अलग है जी। और इसी पैसे से पैसा कमाएगा बैंक, नहीं कमाएगा। हो सकता है किसी बिल्डर्स को दे दे, उससे फिर ब्याज ले। ऐसा तो होता है कि नहीं? बैंक से आप लोन लेते हो कि ब्याज मिलता है कि नहीं? तो इस देयता से वो लेनदारी बढ़ा देगा कि नहीं? तो उसी चीज़ को RBI कह रहा है कि ऐसा नहीं कि हम झोली फैला के आ जाओ सीधे, RBI प्लीज़ पैसा दे दो, ऐसा नहीं ना। या बड़े बैंकों के पास आ जाओ। तो कह रहे कि जो आपके पास है उसी को आप अपनी परिसंपत्ति मानिए, एसेट मानिए, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए, अनुसूचित बैंकों को RBI ने निर्देशित या निर्देश दे रखा है। निर्देशित किया है, किसी ने अगर निर्देशित लिख लिया है तो बोलिए इस तरह से लिख लो। कुछ बच्चे रुक जाते हैं, अरे ये तो गलत हो गया। तो अनुसूचित बैंकों को RBI ने निर्देशित किया है, निर्देश दे रखा है कि अपने तुलन पत्र से संबंधित सभी तथ्यों को, तुलन पत्र से संबंधित मतलब तुलन पत्र में क्या क्या होगा, हाँ, परिसंपत्ति भी होगी, लेनदारी भी होगी, और फिर देनदारी लायबिलिटी भी होगी, ठीक है। और फिर नेट भी बचेगा, ठीक, उसकी बात करेंगे। तो अपने तुलन पत्र से संबंधित सभी तथ्यों को RBI द्वारा निर्धारित सांचे एवं मानक के अनुसार व्यक्त करें। दूसरा इसमें बिंदु लिख लीजिए, इन्हीं में एक निर्देश यह है कि NDTL को नकद परिसंपत्ति के रूप में व्यक्त करें। NDTL को नकद परिसंपत्ति के रूप में व्यक्त करें। अब इसमें क्या है, इसमें RBI ये कह रहा है कि जो आपकी देनदारी है उसको परिसंपत्ति के रूप में व्यक्त करें। तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। ये मतलब आप 2 बार लिखोगे कि नहीं। एक बार तो ये है कि आपकी वो देनदारी हो रही है, ठीक है भाई। एक चीज़ तो ये कि आपको इतना पैसा चुकाना है, NDTL चुकाना है। अब RBI ने कहा कि इस NDTL को आप जो है अपनी एसेट्स के रूप में दिखाइए। तो ऐसा तो नहीं कि उसी रिकॉर्ड में जो है लिपापोती कर देंगे कि अब ये हमारी परिसंपत्ति हो गई। अलग बनाएंगे कि नहीं, डबल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि नहीं रखोगे भाई, रखना पड़ेगा ना, डबल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जो आपकी देनदारी थी वो अब RBI ने कहा कि आप इसको अपने एसेट या परिसंपत्ति के रूप में रखिए।
तो ऐसा तो नहीं कि जो रिकॉर्ड पहले था, जो प्रविष्टियाँ थी उसी में आप जो है लिपापोती कर देंगे, नहीं, दोहरी प्रविष्टि अंकित करनी पड़ेगी कि नहीं। अब आपको क्या है, इस देनदारी के कॉलम में आगे आप क्या लिखोगे, वो देनदारी क्या हो जाएगी, लेनदारी हो जाएगी, यही हो जाएगा कि नहीं। और आप जब किसी को इस पैसे में से लोन दे रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, देनदारी में आ जाएगा, वो देनदारी में आ जाएगा नहीं। अरे नहीं समझे क्या, तो उड़ गए ना, अरे बाप रे। चलो ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, विद एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने किसी अन्य बैंक से पैसा लिया था, ठीक है, मतलब बैंक की बात करें, एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है, और कस्टमर्स का भी पैसा है, तो वो क्या है, GDTL। इसमें से आपने IVL आपको देता, मान लीजिए जिस बैंक से पैसा लिया था वो देना पड़ा, दोगे कि नहीं। उसमें से वो पैसा निकाल के आपके पास क्या बचा, NDTL, मतलब जो कस्टमर्स का बचा ना, वो भी तो देनदारी है ना, अरे लायबिलिटी है कि नहीं, वो बचा। अब RBI कह रही है कि आप इस NDTL को अपनी परिसंपत्ति के रूप में रखो, ठीक है। तो 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये आपके बचे थे, तो आपने कहा चलो इसको हम परिसंपत्ति के रूप में रख लेंगे। अब परिसंपत्ति के रूप में रखने का मतलब ये है कि अलग से रिकॉर्ड बनाएंगे। तो अब ये 100 रुपये जो कि आपकी देनदारी थी वो तो देने ही हैं 100 रुपये, अब इसको आप लेनदारी के रूप में इस्तेमाल करोगे। तो कैसे करोगे, जो लोन लेने आएगा उसको लोन दोगे कि नहीं। आपने लोन दे दिया, आपने लोन दे दिया तो वो आपके लिए क्या हो गई, देनदारी या लेनदारी, वाह गजब, बहुत अच्छे, बड़े शानदार। अरे बेटा आपने तो लोन दिया है ना उसको, तो आप उससे पैसा लोगे कि नहीं, नहीं लोगे ब्याज वगैरह, तो क्या हुआ, लेनदारी होगी ना। अरे यही कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, तो लेनदारी होगी कि नहीं, तो वो किस में लिखोगे, लेनदारी में, ठीक है, वो आपकी लेनदारी हो गई है। समझे कि नहीं, कि आपको पैसा लेना है। तो देनदारी किस तरह से लेनदारी में परिवर्तित करने के लिए RBI ने बोला, यही तो कह रहा है RBI, ठीक है। इसी क्या है कि ऐसा नहीं कि छोटा मोटी रकम के लिए आप सीधे किसी बड़े बैंक के सामने झोली फैला दो, नहीं, ये कोई भी बैंक है, ऐसे नहीं, ठीक है। हमें जो सुधार लाना है कि जो ये पूरा धन का अंतर है उसमें एक बैलेंस रखना है, सुधार सुचारू रूप से चलाना है। तब समझे एग्जाम्पल से कि नहीं, ठीक है। आपको आपकी जो थी लायबिलिटी, जो देनदारी थी, उसी को आपने कैसे लेनदारी में किया। आपकी 100 रुपये क्या थी, देनदारी थी, आपने उस 100 रुपये को कस्टमर्स को अपने लोन पे दे दिया, उसका जो ब्याज आया वो आपकी क्या हो गई, लेनदारी, और जो उसका मूल था वो तो है ही, वो वापस कर दें, क्या दिक्कत है। मान लीजिए 100 रुपये आपने लोन पे दिया और उसके आपको 110 रुपये मिले, तो 10 रुपये आपके पास रहेंगे कि नहीं। 100 आपके देनदारी के थे तो लो दे दिए हमने, NDTL था तो दे दिया। हम कब कह रहे हैं 10 रुपये बचे आपके, तो वो क्या हो गए, परिसंपत्ति में हो गए कि नहीं। ये RBI का कहना है। स्पष्ट होगा कि नहीं बेटा, ठीक है। तो खुलासा कर लेते हैं इसी का, लिख लीजिए खुलासे में। तो ऐसे में क्या होगा, रिकॉर्ड आपको एक जगह रखना है या 2 जगह रखना पड़ेगा, डबल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि नहीं, बना तो मामला घालमेल हो जाएगा कि नहीं, नहीं। हाँ, तो यही खुलासा लिख लीजिए, टिप्पणी कर लें। तुलन पत्र में एक धनराशि को, तुलन पत्र में एक धनराशि को देयता के साथ साथ, तुलन पत्र में एक धनराशि को देयता के साथ साथ परिसंपत्ति के रूप में भी व्यक्त करने की विधि को दोहरी प्रविष्टि विधि कहते हैं। दोहरी प्रविष्टि विधि कहते हैं। दोहरी प्रविष्टि विधि कहते हैं। मतलब क्या है कि आप डबल रिकॉर्ड रख रहे हैं।
ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए। एक बैंक को अंतर बैंक खाता की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्यों आवश्यकता पड़ती है? उदाहरण सहित सविस्तार वर्णन कीजिए। अब इसमें कोई चीज छूटेगी नहीं, ठीक है। ठीक है, आप लोग जाइए।